क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें 2 साल तक एक छोटे से कमरे में छुप कर रहना पड़े, बाहर की दुनिया से कट जाओ, खिड़की से भी बाहर ना झांक सको, जोर से हंस भी ना सको क्योंकि कोई सुन लेगा तो तुम्हें मार डाला जाएगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी 13 साल की लड़की की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने इसी सिचुएशन में अपनी डायरी लिखी। वो डायरी आज दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक है। उस लड़की का नाम था एन फ्रैंक और उसकी कहानी इतनी पावरफुल है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के हर दुख छोटा लगने लगेगा। तो अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी लाइफ मुश्किल है, अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तो इस कहानी को आखिर तक सुनो, क्योंकि ये तुम्हें पर्सपेक्टिव देगी, करेज देगी और होप देगी कि चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, इंसान की स्पिरिट को कोई नहीं तोड़ सकता। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी को। साल था 1942, जगह थी एम्स्टर्डम, नेदरलैंड्स। एन फ्रैंक एक नॉर्मल टीनेजर थी। उसके दोस्त थे, स्कूल था, ड्रीम्स थे। वो लिखना पसंद करती थी। उसकी 13वीं बर्थडे पर उसके पिता ऑटो फ्रैंक ने उसे एक गिफ्ट दिया, एक रेड चेकर्ड डायरी। एन को वो डायरी बहुत पसंद आई। उसने उसे एक नाम दिया, किटी, और उसने डिसाइड किया कि वो इस डायरी में अपने सारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस लिखेगी। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी टाइम नहीं था। ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। हिटलर की नाजी रिजीम पूरे यूरोप में फैल चुकी थी और नाजीज का टारगेट था जूस को एलिमिनेट करना। एन और उसका परिवार जोइश थे। वो ओरिजिनली जर्मनी से थे, लेकिन हिटलर के पावर में आने के बाद वो भागकर एम्स्टर्डम आ गए थे। लेकिन 1940 में नाजीज ने नेदरलैंड्स को भी ऑक्यूपाई कर लिया और धीरे धीरे जूस के लिए रूल्स बनने लगे। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर सकते, वो पार्क्स में नहीं जा सकते, वो सिनेमा नहीं जा सकते। उन्हें येलो स्टार पहनना होगा अपने कपड़ों पर ताकि सब आइडेंटिफाई कर सकें। एन के लिए ये बहुत मुश्किल था। इमेजिन करो तुम एक टीनेजर हो और अचानक तुम्हें बताया जाए कि तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा सकते, तुम मूवीज नहीं देख सकते, तुम्हें एक स्पेशल मार्किंग पहननी होगी जो बताए कि तुम डिफरेंट हो। एन को समझ नहीं आता था कि उसने क्या गलत किया है। वो बस जूइश थी और इसी वजह से उसे पनिश किया जा रहा था। फिर सिचुएशन और खराब हो गई। नाजीज जूस को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाने लगा, जहां उन पर हॉरिबल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। उन्हें मारा जाता था। एन की बड़ी बहन मार्गोट को एक नोटिस आया कि उसे लेबर कैंप्स में रिपोर्ट करना होगा। परिवार को समझ आ गया कि अब वो सेफ नहीं है। ऑटो फ्रैंक ने पहले से ही एक प्लान बना रखा था। उसकी ऑफिस बिल्डिंग में एक सीक्रेट एनेक्स था, यानी एक छुपने की जगह। वहां कुछ रूम्स थे जो बिल्डिंग के बाकी हिस्से से एक मूवेबल बुक केस से छुपे हुए थे। ऑटो ने धीरे धीरे वहां सप्लाईज इकट्ठी कर रखी थी, खाना, कपड़े, फर्नीचर, और अब टाइम आ गया था वहां छुपने का। जुलाई 12, 1942 को एन का परिवार, एन, उसकी बहन मार्गोट, उसके पेरेंट्स ऑटो और ईडिथ अपना घर छोड़कर उस सीक्रेट एनेक्स में चले गए। सोचो कितना मुश्किल रहा होगा। तुम अपना सब कुछ छोड़ रहे हो, अपना घर, अपनी चीजें, अपनी नॉर्मल लाइफ, और तुम्हें नहीं पता कि कब वापस आ पाओगे या आ पाओगे भी या नहीं। एन ने अपनी डायरी साथ ली, क्योंकि उस डार्क टाइम में वो डायरी ही थी जिसमें वो अपना दिल खोल सकती थी। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। सीक्रेट एनेक्स में एन का परिवार अकेला नहीं था। कुछ दिनों बाद एक और जूइश फैमिली आ गई, वैन डैन परिवार। उनमें हर्मन वैन डैन, उनकी वाइफ ऑगस्टे और उनका बेटा पीटर थे। फिर बाद में एक डेंटिस्ट भी आ गया जिसका नाम था फ्रिट्ज पेफर। टोटल 8 लोग थे उस छोटी सी जगह में। और अब शुरू हुआ वो फेज जो 2 साल से ज्यादा चला। 2 साल तक ये 8 लोग उस सीक्रेट एनेक्स में छुप कर रहे। दिन के टाइम वो बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि नीचे ऑफिस में वर्कर्स होते थे। वो विस्पर में बात करते थे, वो हैवीली चलते थे ताकि कोई फुटस्टेप्स ना सुने। वो खिड़कियों से बाहर नहीं देख सकते थे क्योंकि कोई देख लेगा। वो फ्रेश एयर के लिए तरसते थे, वो सनलाइट के लिए तरसते थे। एन के लिए ये स्पेशली मुश्किल था। वो एक एनर्जेटिक, टॉकेटिव टीनेजर थी और अब उसे हर समय क्वाइट रहना पड़ता था। वो बाहर जाना चाहती थी, अपने दोस्तों से मिलना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर सकती थी। लेकिन एन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी डायरी में लिखना जारी रखा, और वो डायरी रीडिंग करके तुम्हें फील होगा कि तुम एन के साथ हो। तुम उसके इमोशंस फील करोगे, उसका डर, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी होप्स, उसकी ड्रीम्स। एन लिखती है कि कैसे वो सब लोग साथ रहते थे। 8 लोग एक छोटी सी जगह में, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। एन को मिसेस वैन डैन पसंद नहीं थी क्योंकि वो हमेशा कंप्लेन करती थी।
एन को फ्रिट्ज पेफर से इरिटेशन होती थी क्योंकि उसे उसके साथ रूम शेयर करना पड़ता था और वो बहुत स्ट्रिक्ट था। एन को अपनी माँ से भी टेंशन रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि माँ उसे समझती नहीं। लेकिन एन को अपने पिता ऑटो से बहुत प्यार था। वो उसे अपना सपोर्ट सिस्टम मानती थी। ऑटो समझते थे एन को, वो उसे एनकरेज करते थे। एन अपनी डायरी में लिखती है कि उसके पिता ही हैं जो उसे बिना जज किए सुनते हैं। एन की वैन डैन फैमिली के बेटे पीटर के साथ धीरे धीरे फ्रेंडशिप डेवलप होती है। शुरू में एन को पीटर बोरिंग लगता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वो एक दूसरे के करीब आते हैं। पीटर ही था उस एनेक्स में एन की एज का। वो दोनों घंटों बात करते थे एटिक में। एन के लिए पीटर का साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो अपनी डायरी में लिखती है कि वो पीटर से प्यार करने लगी है। ये एक ब्यूटीफुल पार्ट है डायरी का। डिस्पाइट बीइंग इन सच हॉरिबल सर्कमस्टांसेस, एन एक्सपीरियंसेस यंग लव। वो फील करती है वो बटरफ्लाइज जो तुम फील करते हो जब तुम्हें किसी पर क्रश आता है। वो सोचती है पीटर के बारे में, वो वेट करती है उससे मिलने के लिए। ये बताता है कि चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, ह्यूमन इमोशंस नहीं रुकते, लव नहीं रुकता, होप नहीं रुकती। एन अपनी डायरी में बहुत डीप थॉट्स लिखती है। वो सोचती है लाइफ के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। एक जगह वो लिखती है कि डिस्पाइट सब कुछ जो हो रहा है, वो अभी भी बिलीव करती है कि लोग बेसिकली अच्छे हैं। ये अमेजिंग है। एक 13 साल की लड़की जो हाइड कर रही है अपनी जान बचाने के लिए, जिसे पता है कि बाहर लोग उसे सिर्फ इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि वो जूइश है, वो अभी भी ह्यूमैनिटी में बिलीव करती है। एन के ड्रीम्स थे। वो राइटर बनना चाहती थी, वो जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। वो अपनी डायरी में लिखती है कि वॉर के बाद वो अपनी डायरी पब्लिश करना चाहती है। वो चाहती थी कि लोग जाने कि क्या हुआ था। वो चाहती थी कि उसकी वॉइस सुनी जाए। एन को रेडियो सुनना पसंद था। उनके पास सीक्रेटली एक रेडियो था जिस पर वो बीबीसी सुनते थे। एन को उम्मीद थी कि जल्द ही एलाइड फोर्सेस जीत जाएंगी और वो सब फ्री हो जाएंगे। हर दिन वो वेट करती थी उस दिन की जब वो फिर से बाहर जा सकेगी, फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकेगी। लेकिन वो दिन नहीं आया। 4 अगस्त 1944 को एक भयानक दिन नाजी पुलिस उस सीक्रेट एनेक्स में आई। किसी ने उन्हें बता दिया था कि वहां जूस छुपे हुए हैं। आज तक पता नहीं चल पाया कि किसने बिट्रे किया। सारे 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। एन की डायरी वहीं रह गई, बिखरी हुई फर्श पर। लेकिन मीब गीज जो उन लोगों की मदद करती थी, उसने वो डायरी उठा ली और सुरक्षित रख ली। उसे उम्मीद थी कि वॉर के बाद वो एन को वापस कर देगी। एन और उसके परिवार को पहले एक ट्रांजिट कैंप में भेजा गया, फिर ऑश्विट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। वहां की कंडीशंस अकल्पनीय थीं। भूख, बीमारी, यातना, मौत, हर तरफ सिर्फ दुख था। एन और मार्गोट को बाद में बर्गन बेल्सन कैंप में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां मार्च 1945 में टाइफस एपिडेमिक के कारण पहले मार्गोट की मौत हुई, फिर कुछ दिन बाद एन की। एन सिर्फ 15 साल की थी। वो नहीं जानती थी कि वॉर खत्म होने वाली थी। लिबरेशन सिर्फ कुछ हफ्ते दूर थी। अगर वो थोड़ा और सरवाइव कर लेती तो शायद बच जाती। एन की मां ईडिथ भी ऑश्विट्ज में ही गुजर गईं। एन के परिवार में से सिर्फ उसके पिता ऑटो बचे। वॉर के बाद जब ऑटो वापस आए एम्स्टरडैम, तो मीप गीज ने उन्हें एन की डायरी दी। ऑटो को पढ़कर शौक लगा। उन्हें नहीं पता था कि एन इतनी मैच्योर और थॉटफुल थी। उन्होंने एन की विश पूरी करने का डिसाइड किया। उन्होंने डायरी पब्लिश करवाई। 1947 में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल पब्लिश हुई और फिर वो एक फिनोमिनन बन गई। आज ये डायरी 70 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक चुकी है। ये स्कूल करिकुलम्स का हिस्सा है दुनिया भर में। एन फ्रैंक का नाम इमॉर्टल हो गया। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल और इंस्पायरिंग स्टोरीज चाहिए तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की लर्निंग्स लाते रहते हैं। तो एन फ्रैंक की डायरी हमें क्या सिखाती है? बहुत कुछ। पहली बात, रेजिलियंस। एन ने सबसे मुश्किल सर्कमस्टांसेस में भी अपनी स्पिरिट नहीं हारी। वो हंसती रहीं, सपने देखती रहीं, लिखती रहीं। ये हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, हम अपनी इनर स्ट्रेंथ से उससे लड़ सकते हैं। दूसरी बात, होप की पावर। एन ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी कि बेहतर दिन आएंगे। वो बिलीव करती रही कि वॉर खत्म होगी, कि वो फिर से नॉर्मल लाइफ जिएगी। ये होप ही थी जिसने उसे सरवाइव करने में हेल्प की। तीसरी बात, ह्यूमैनिटी। एन लिखती है, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई स्टिल बिलीव दैट पीपल आर रियली गुड एट हार्ट। ये वर्ड्स इतने पावरफुल हैं। एक लड़की जो डायरेक्टली फेस कर रही है हेट्रेड, क्रूअल्टी, ईवल, वो अभी भी ह्यूमैनिटी में बिलीव करती है। ये हमें सिखाता है कि हमें भी अपनी फेथ नहीं खोनी चाहिए ह्यूमंस में।
चौथी बात, राइटिंग की पावर। एन की डायरी ने उसे इमॉर्टल बना दिया। अगर वो डायरी नहीं लिखती होती तो शायद वो बस एक स्टैटिस्टिक बनकर रह जाती, हॉलोकॉस्ट के 6 मिलियन विक्टिम्स में से एक। लेकिन उसकी डायरी ने उसे एक वॉइस दी, एक आइडेंटिटी दी। ये बताता है कि वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, वो सब मैटर करते हैं। पांचवी बात, यूथ की स्ट्रेंथ। एन सिर्फ 13 से 15 के बीच में थी जब उसने ये डायरी लिखी, लेकिन उसकी मैच्योरिटी, उसकी इंसाइट, उसकी विजडम वो रिमार्केबल है। ये प्रूव करता है कि एज सिर्फ एक नंबर है। यंग लोग भी डीपली थिंक कर सकते हैं, मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। छठी बात, नॉर्मलसी की वैल्यू। एन लिखती है कि वो कितना मिस करती है नॉर्मल चीजें, स्कूल जाना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, बाहर फ्रेश एयर में सांस लेना। हम जो डेली लाइफ में टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं वो एक्चुअली बहुत प्रेशियस है। एन की डायरी हमें रिमाइंड कराती है कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए उन छोटी छोटी चीजों के लिए। सातवीं बात, फैमिली की इंपॉर्टेंस। डिस्पाइट सब टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स, एन का परिवार साथ रहा। उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया। स्पेशली एन और उसके पिता ऑटो का बॉन्ड बहुत स्पेशल था। यह बताता है कि फैमिली हमारी स्ट्रेंथ है मुश्किल टाइम्स में। आठवीं बात, प्रेजुडिस के खतरे। हॉलोकॉस्ट हुआ क्योंकि एक ग्रुप ऑफ लोगों ने डिसाइड किया कि दूसरा ग्रुप इंफीरियर है और उन्हें एलिमिनेट करना चाहिए। ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है प्रेजुडिस का। लेकिन आज भी हम देखते हैं प्रेजुडिस हर जगह, रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, नेशनैलिटी के बेस पर। एन की स्टोरी एक वार्निंग है कि प्रेजुडिस कहां ले जा सकता है। नौवीं बात, करेज। एन और उसका परिवार और वो लोग जिन्होंने उनकी मदद की, सब ने अमेजिंग करेज दिखाया। हिडन होना, कांस्टेंट फियर में जीना, फिर भी हार ना मानना, ये सब करेज चाहता है। मीप गीज और दूसरे हेल्पर्स ने भी करेज दिखाया। अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें भी मार दिया जाता, फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। ये बताता है कि कभी कभी राइट थिंग करना मीन्स रिस्की होना। 10वीं बात, इनोसेंस लॉस्ट। एन को फोर्सफुली अपना चाइल्डहुड छोड़ना पड़ा। वो नॉर्मल टीनेजर थिंग्स नहीं कर सकी, पार्टीज, डेटिंग, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। वॉर ने उसका इनोसेंस छीन लिया। ये एक ट्रेजेडी है जो वॉर हमेशा लाती है। चिल्ड्रन सफर करते हैं। 11वीं बात, ड्रीम्स की इंपॉर्टेंस। एन के सपने थे राइटर बनने के, जर्नलिस्ट बनने के। वो कॉन्स्टेंटली लिखती रही उन सपनों के बावजूद कि उसकी करंट रियलिटी बहुत डार्क थी। ड्रीम्स हमें जीवित रखते हैं, वो हमें पर्पस देते हैं। 12वीं बात, मेमोरी का महत्व। एन की डायरी एक टेस्टामेंट है। ये इंश्योर करती है कि हॉलोकॉस्ट को भुलाया न जाए। नेवर फॉरगेट, ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। हमें हिस्ट्री याद रखनी चाहिए ताकि हम वही मिस्टेक्स दोबारा ना करें। एन फ्रैंक का एम्स्टरडैम में जो घर था वो आज एक म्यूजियम है, एन फ्रैंक हाउस। हर साल मिलियंस ऑफ लोग विजिट करते हैं। वो सीक्रेट एनेक्स को देखते हैं जहां एन छुपी थी। वो उसकी डायरी देखते हैं और वो मूव्ड हो जाते हैं। एन की डायरी को स्टडी किया जाता है स्कूल्स में वर्ल्ड वाइड। स्टूडेंट्स एन के वर्ड्स पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रेजुडिस और हेट्रेड कहां लीड कर सकते हैं। वो इंस्पायर्ड होते हैं एन की करेज और ऑप्टिमिज्म से। एन फ्रैंक की लेगेसी सिर्फ एक बुक नहीं है, वो है एक सिंबल, होप का, रेजिलियंस का, ह्यूमन स्पिरिट का। वो रिमाइंड कराती है कि चाहे डार्कनेस कितनी भी गहरी हो, लाइट हमेशा वापस आती है। ऑटो फ्रैंक ने अपनी बाकी लाइफ एन की लेगेसी को प्रिजर्व करने में लगा दी। उन्होंने एन फ्रैंक फाउंडेशन स्टार्ट की जो डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस के अगेंस्ट काम करती है। ऑटो रेगुलरली स्कूल्स विजिट करते थे और स्टूडेंट्स से बात करते थे। वो चाहते थे कि एन का मैसेज फैले। एन की डायरी को कई बार अडेप्ट किया गया है, प्लेज में, मूवीज में, डॉक्यूमेंट्रीज में। हर अडेप्टेशन एन की स्टोरी को एक नई जनरेशन तक पहुंचाता है और हर बार लोग उसी तरह मूव्ड होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात, एन खुद रेडियो पर सुनी थी कि वॉर के बाद डायरीज और लेटर्स कलेक्ट किए जाएंगे वॉर का रिकॉर्ड बनाने के लिए। उसी दिन से एन ने अपनी डायरी को एडिट करना शुरू किया, सोचकर कि शायद वो पब्लिश हो। उसने कुछ एंट्रीज रीराइट की, कुछ को एक्सपैंड किया। वो एक्चुअली अपनी डायरी को एक बुक बनाने की सोच रही थी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। उसका ड्रीम पूरा हुआ। अनफॉर्चुनेटली उसे देखने के लिए वो नहीं रही। एन की मैच्योरिटी रिमार्केबल थी। उसकी डायरी में फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं, सोशल कमेंट्री है, पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस है। वो सोचती थी विमेन्स राइट्स के बारे में, इक्वालिटी के बारे में। वो अपने टाइम से अहेड थी। एन का एक फेमस कोट है, I don't want to have lived in vain like most people. I want to be useful or bring enjoyment to all people, even those I've never met. I want to go on living even after my death. और वो सच में ऑन लिविंग है।
उसकी वर्ड्स, उसके थॉट्स वो आज भी रेलेवेंट है, आज भी इंस्पायर करते हैं। एन फ्रैंक की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि हर लाइफ वैल्यूबल है। वो 6 मिलियन में से एक थी, लेकिन उसकी इंडिविजुअल स्टोरी, उसकी इंडिविजुअल वॉइस वो मैटर करती है। हर वो पर्सन जो हॉलोकॉस्ट में मरा, उनकी भी अपनी स्टोरी थी, अपने ड्रीम्स थे, अपने लव्ड वंस थे। एन ने उन सबको एक फेस दी, एक वॉइस दी। आज जब भी दुनिया में कहीं इनजस्टिस होता है, परसिक्यूशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, एन फ्रैंक की याद ताज़ा हो जाती है। उसकी डायरी एक रिमाइंडर है कि हमें विजिलेंट रहना होगा, हमें स्टैंड अप करना होगा रॉन्ग के अगेंस्ट। एन की स्टोरी स्पेशली रेलेवेंट है आज के टाइम में, जब दुनिया में फिर से डिवीजन बढ़ रहा है। रिलीजियस इंटॉलरेंस, रेसिज्म, जीनोफोबिया, ये सब फिर से उभर रहे हैं। एन की डायरी एक वार्निंग है कि अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। लेकिन एन की स्टोरी सिर्फ सैडनेस के बारे में नहीं है, ये स्ट्रेंथ के बारे में भी है। एन ने हार नहीं मानी, वो हंसती रही, लिखती रही, ड्रीम करती रही। ये हमें सिखाता है कि हम भी अपनी स्ट्रगल्स में हार नहीं मान सकते। चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम फाइट कर सकते हैं। तुम जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स फेस करते हो, एग्जाम स्ट्रेस, रिलेशनशिप इश्यूज, करियर कंफ्यूजन, वो वैलिड है। लेकिन एन की स्टोरी पर्सपेक्टिव देती है। वो बताती है कि ह्यूमंस कितना एंड्योर कर सकते हैं, और वो ये भी बताती है कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए उस फ्रीडम के लिए जो हमारे पास है। एन लिखती है कि वो कितना मिस करती है सिंपल प्लेजर्स, एक बाइक राइड, एक वॉक इन द पार्क, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप। हम ये सब डेली करते हैं और अप्रिशिएट नहीं करते। एन की डायरी हमें रिमाइंड कराती है कि ये मोमेंट्स प्रेशियस है। एन की रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली अपनी माँ के साथ कॉम्प्लिकेटेड थी। लाइक मैनी टीनेजर्स, उसे लगता था कि उसकी माँ उसे नहीं समझती। वो अपनी डायरी में फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करती है। लेकिन बाद में जब सिचुएशन और डायर हो जाती है तो एन रियलाइज करती है कि उसकी माँ भी स्ट्रगल कर रही हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है। हमारे पेरेंट्स भी ह्यूमंस हैं, उनकी भी अपनी स्ट्रगल्स हैं। पीटर के साथ एन की रिलेशनशिप भी बहुत टचिंग है। दो टीनेजर्स ट्रैप्ड इन इम्पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस, फाइंडिंग कंफर्ट इन ईच अदर। उनकी कॉन्वर्सेशंस, उनकी फीलिंग्स, वो सब बहुत रियल और रिलेटेबल है। चाहे सिचुएशन कितनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, टीनेज इमोशंस यूनिवर्सल है। एन की डायरी में ह्यूमर भी है। हाँ, ह्यूमर। डिस्पाइट एवरीथिंग, एन अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं हारती। वो फनी ऑब्जर्वेशंस करती है एनेक्स में रहने वाले लोगों के बारे में। वो सार्कास्टिक कमेंट्स करती है। ये बताता है कि ह्यूमर भी एक कोपिंग मैकेनिज्म है। एन की राइटिंग स्टाइल भी इंप्रेसिव है। शुरू में जब वो 13 की है तो उसकी राइटिंग सिंपल है, चाइल्डिश है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, उसकी राइटिंग मैच्योर होती जाती है, उसकी वोकैबुलरी एक्सपैंड होती है, उसके थॉट्स डीपर होते जाते हैं। तुम लिटरली देख सकते हो उसका ग्रोथ एज अ पर्सन और एज अ राइटर। डायरी में कुछ एंट्रीज हार्ट रेंचिंग है। जब एन लिखती है बॉम्बिंग्स के बारे में जो वो सुन सकती है, जब वो लिखती है कि वो कितना डरती है कॉट होने से, जब वो लिखती है अपने फ्रेंड्स के बारे में जिन्हें पकड़ लिया गया और वो नहीं जानती कि उनका क्या हुआ। लेकिन कुछ एंट्रीज होपफुल भी हैं। जब एन लिखती है स्प्रिंग के बारे में, ट्रीज के बारे में जो वो विंडो से देख सकती है, जब वो लिखती है अपने ड्रीम्स के बारे में पोस्ट वॉर लाइफ के, जब वो लिखती है कि कैसे वो बिलीव करती है कि अच्छे दिन आएंगे। एन फ्रैंक की डायरी एक मास्टरपीस है, नहीं क्योंकि ये ब्यूटीफुली रिटन है, दो इट इज, बल्कि इसलिए क्योंकि ये रॉ है, ऑनेस्ट है, रियल है। ये एक टीनेजर की अनफिल्टर्ड थॉट्स है। एन नहीं जानती थी कि मिलियंस ऑफ लोग ये पढ़ेंगे। वो बस अपने लिए लिख रही थी, किटी के लिए लिख रही थी, और इसी ऑथेंटिसिटी में इसकी पावर है। आज ऑलमोस्ट 80 इयर्स बाद एन फ्रैंक की स्टोरी स्टिल रेजोनेट्स करती है, क्योंकि ये यूनिवर्सल थीम्स के बारे में है। लव, फियर, होप, करेज, ड्रीम्स। ये रिमाइंड कराती है हमें वर्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी का, लेकिन साथ ही बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी का भी। वो लोग जिन्होंने एन और दूसरों को हाइड करने में हेल्प की, वो हीरोज हैं। अगर तुमने एन फ्रैंक की डायरी नहीं पढ़ी है तो पढ़ो। ये एक ऐसी बुक है जो हर किसी को रीड करनी चाहिए। ये सिर्फ हिस्ट्री लेसन नहीं है, ये है एक जर्नी इनटू अ यंग गर्ल्स हार्ट एंड माइंड। तुम लाफ करोगे एन के साथ, तुम क्राई करोगे उसके साथ, तुम होप करोगे उसके साथ। एन की डायरी को पढ़ते समय सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात यह है कि तुम जानते हो एंडिंग क्या है। तुम जानते हो कि एन सर्वाइव नहीं करेगी, लेकिन एन नहीं जानती थी। वो होप रखती है, वो प्लान्स बनाती है, वो ड्रीम करती है। और ये कॉन्ट्रास्ट, एन की होप और हमारी नॉलेज ऑफ हर फेट, ये बहुत पेनफुल है, लेकिन साथ ही ये ब्यूटीफुल भी है, क्योंकि ये शो करता है कि एन ने हार नहीं मानी।
अंत तक वो जिंदगी से प्यार करती रही। यही असली विक्ट्री है। नाजीज ने एन की फिजिकल लाइफ ले ली, लेकिन वो उसकी स्पिरिट नहीं तोड़ सके और उसकी डायरी के थ्रू एन हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। ऑटो फ्रैंक, एन के पिता, बहुत ब्रेव थे। इमेजिन करो कि तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी दोनों डॉटर्स सब मर गए हैं और फिर तुम अपनी डॉटर की डायरी पढ़ते हो। ऑटो ने वो पेन सहा, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो एन की डायरी पब्लिश करेंगे, क्योंकि एन चाहती थी कि उसकी वॉइस सुनी जाए। ऑटो ने कुछ पार्ट्स एडिट किए, कुछ वेरी पर्सनल या सेंसिटिव चीजें रिमूव की, लेकिन ज्यादातर डायरी इंटैक्ट रही। और जब वो पब्लिश हुई तो रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग था। लोग मूव्ड हो गए एन की स्टोरी से। इनिशियली कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या डायरी ऑथेंटिक है, लेकिन थरो इन्वेस्टिगेशंस ने कंफर्म किया कि यस, ये एन की हैंडराइटिंग है, ये जेन्युइन है। आज कोई डाउट नहीं है डायरी की ऑथेंटिसिटी के बारे में। एन फ्रैंक हाउस म्यूजियम में तुम वो एक्चुअल डायरी देख सकते हो, वो रेड चेकर्ड नोटबुक। तुम उन रूम्स को देख सकते हो जहां एन रही। तुम वो मूवेबल बुक केस देख सकते हो जो सीक्रेट एनेक्स को हाइड करती थी। ये एक वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस है। म्यूजियम की वॉल्स पर एन के कोट्स लिखे हैं, उसकी फोटोज हैं, उसकी स्टोरी है, और विजिटर्स, यंग और ओल्ड, हर कंट्री से, वो सब साइलेंट होकर वॉक करते हैं, क्योंकि वो स्पेस पर एक हैवीनेस है, एक सैडनेस है, लेकिन एक इंस्पिरेशन भी है। एन की डायरी से कई इंपॉर्टेंट लेसन्स निकलते हैं जो आज भी रेलेवेंट है। पहला, टॉलरेंस की इंपॉर्टेंस। इनटॉलरेंस ही था जो हॉलोकॉस्ट को पॉसिबल बनाया। अगर लोग ज्यूइश कम्युनिटी के अगेंस्ट प्रेजुडिस नहीं रखते तो ये ट्रेजेडी नहीं होती। आज भी हम देखते हैं इनटॉलरेंस, रिलीजियस, रेशियल, कल्चरल। एन की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि हमें टॉलरेंट होना चाहिए, एक्सेप्टिंग होना चाहिए। दूसरा लेसन है स्पीकिंग अप का। हॉलोकॉस्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि बहुत से लोग साइलेंट रहे। वो डरे या उन्हें केयर नहीं की, या वो अग्री करते थे, लेकिन जो लोग स्पीक अप कर सकते थे और नहीं किया, वो भी कंप्लिसिट थे। एन की स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें स्पीक अप करना चाहिए इनजस्टिस के अगेंस्ट। साइलेंट रहना एक चॉइस है और वो रॉन्ग चॉइस है। तीसरा लेसन है एजुकेशन का। हॉलोकॉस्ट में बहुत से एजुकेटेड, इंटेलिजेंट लोग इन्वॉल्व थे। इससे प्रूव होता है कि एजुकेशन अलोन इनफ नहीं है। हमें एम्पैथी भी सिखानी होगी, कंपैशन सिखाना होगा, मॉरल वैल्यूज सिखानी होंगी। एन की डायरी स्कूल्स में पढ़ाई जाती है इसी पर्पस के लिए। चौथा लेसन है डॉक्यूमेंटेशन की पावर। अगर एन ने अपनी डायरी नहीं लिखी होती तो उसकी स्टोरी खो जाती, लेकिन उसने डॉक्यूमेंट किया अपना एक्सपीरियंस, और आज वो डॉक्यूमेंट एक इनवैल्यूएबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। ये बताता है कि हमें अपने एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट करने चाहिए, हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना चाहिए। पांचवा लेसन है रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट का। एन ने प्रूव किया कि ह्यूमंस बहुत कुछ इंड्योर कर सकते हैं। उसने अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोई डिस्पाइट सब कुछ। वो कंपैशनेट रही, थॉटफुल रही, होपफुल रही। ये इंस्पायर करता है हमें कि हम भी अपनी स्ट्रगल्स में स्ट्रांग रह सकते हैं। छठा लेसन है अबाउट चेरिशिंग फ्रीडम। हम जो फ्रीडम एंजॉय करते हैं, मूवमेंट की, एक्सप्रेशन की, थॉट की, ये प्रेशियस है। एन को ये सब छीन लिए गए थे। एन की स्टोरी हमें रिमाइंड कराती है कि हमें अपनी फ्रीडम्स को वैल्यू करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए। सातवां लेसन है यूथ वॉइस की पावर। एन सिर्फ एक टीनेजर थी, लेकिन उसकी वॉइस ने मिलियंस को टच किया है। यंग लोगों के ओपिनियंस मैटर करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स वैल्यूएबल हैं। हमें यूथ को एनकरेज करना चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए। एन फ्रैंक की स्टोरी एक रिमाइंडर भी है कि हिस्ट्री रिपीट हो सकती है अगर हम केयरफुल नहीं रहे। आज भी जेनोसाइड्स होते हैं दुनिया में, आज भी एथनिक क्लेंजिंग होती है, आज भी लोगों को परसिक्यूट किया जाता है उनकी आइडेंटिटी की वजह से। एन की स्टोरी हमें विजिलेंट रहने को कहती है। एन के लिए सबसे ट्रैजिक पार्ट यह है कि वो इतने करीब थी सर्वाइवल के। जब बर्गन बेल्सन कैंप लिबरेट हुआ, वो ऑलरेडी मर चुकी थी। अगर वो कुछ हफ्ते और सर्वाइव कर लेती, लेकिन लाइफ में व्हाट इफ्स नहीं होते। जो हुआ वो हुआ। ऑटो फ्रैंक 91 साल की एज तक जिए। उन्होंने अपनी पूरी बाकी लाइफ एन की लेगेसी को प्रिजर्व करने में लगा दी। वो एक डिवोटेड फादर थे। डेथ के बाद भी उन्होंने इंश्योर किया कि एन की वॉइस फॉरएवर सुनी जाती रहे। आज एन फ्रैंक एक सिंबल बन गया है, हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स का, लॉस्ट पोटेंशियल का, रेजिलियंस का, होप का। जब भी कोई एन फ्रैंक का नाम सुनता है तो वो सोचता है उस यंग गर्ल के बारे में जिसने हार नहीं मानी, जिसने अपने वर्स्ट नाइटमेयर के भी अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोई,
एन की डायरी में एक एंट्री है जो पर्टिकुलरली पावरफुल है। वो लिखती है, आई वॉन्ट टू गो ऑन लिविंग इवन आफ्टर माई डेथ। और उसकी ये विश पूरी हुई। एन ऑन लिव्स है, उसके वर्ड्स में, उसकी स्टोरी में, उसके इम्पैक्ट में। हर साल एन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर में। स्कूल्स में इवेंट्स होते हैं, म्यूजियम्स में स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, लोग उसे याद करते हैं। एक गर्ल जो फिजिकली तो नहीं रही लेकिन स्पिरिचुअली हमेशा के लिए प्रेजेंट है। एन फ्रैंक की स्टोरी सिखाती है कि एक पर्सन, एक वॉइस, एक डायरी बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं। एन ने सोचा नहीं था कि उसकी डायरी इतनी फेमस होगी, वो बस अपने लिए लिख रही थी, लेकिन उसके वर्ड्स ने टच किया है मिलियंस ऑफ हार्ट्स। तो आज तुम्हारा क्या टेक अवे है एन फ्रैंक की स्टोरी से? शायद ये कि लाइफ प्रेशियस है, हर दिन एक गिफ्ट है। एन को वो गिफ्ट जल्दी छीन लिया गया, लेकिन उसने जो टाइम उसके पास था उसे उसने फुली जिया। उसने लिखा, उसने सोचा, उसने महसूस किया, उसने प्यार किया। शायद टेक अवे ये है कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए छोटी छोटी चीजों के लिए जो एन मिस करती थी। सनशाइन, फ्रेश एयर, फ्रीडम, हम ये सब डेली एक्सपीरियंस करते हैं। लेट्स नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। शायद टेक अवे ये है कि हमें स्टैंड अप करना चाहिए रॉन्ग के अगेंस्ट। एन नहीं कर सकती थी, वो हेल्पलेस थी, लेकिन हम नहीं हैं। जब हम इनजस्टिस देखें तो हमें स्पीक अप करना चाहिए। शायद टेक अवे ये है कि हमें होप नहीं खोनी चाहिए। एन ने सबसे डार्क सर्कमस्टेंसेस में भी होप रखी। अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। शायद टेक अवे ये है कि वर्ड्स हैव पावर। एन के वर्ड्स ने आउटलिव्ड उसे। उसके वर्ड्स ने चेंज्ड माइंड्स, टच्ड हार्ट्स, इंस्पायर्ड एक्शंस। तो अपने वर्ड्स को वाइजली यूज करो, राइट करो, एक्सप्रेस करो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वर्ड्स किसे टच कर सकते हैं। एन फ्रैंक की डायरी एक मास्टरपीस है, नॉट बिकॉज ऑफ परफेक्ट प्रोज या ब्यूटीफुल मेटाफर्स। ये एक मास्टरपीस है बिकॉज ये रियल है। ये है एक यंग गर्ल का ऑथेंटिक अकाउंट ऑफ लिविंग थ्रू हॉरर। ये है ह्यूमैनिटी का टेस्टमेंट। जब तुम एन की डायरी पढ़ोगे, और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि तुम पढ़ो, तो तुम्हें लगेगा कि तुम एन को पर्सनली जानते हो। उसकी होप्स, उसकी फियर्स, उसकी ड्रीम्स सब तुम्हारे अपने जैसे लगेंगे, क्योंकि फंडामेंटली हम सब ह्यूमंस हैं। हम सब सेम इमोशंस फील करते हैं। एन फ्रैंक की स्टोरी सैड है, अचानक से दुखद है, लेकिन ये डिफीटिस्ट नहीं है, ये हारी हुई स्टोरी नहीं है, क्योंकि एन की स्पिरिट नहीं हारी, उसकी वॉइस नहीं साइलेंस हुई, और उसका मैसेज स्टिल रेजोनेट करता है। आज 80 साल बाद भी एन फ्रैंक रेलेवेंट है। उसकी स्टोरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेट स्टिल एग्जिस्ट्स, डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट्स, वायलेंस स्टिल एग्जिस्ट्स, और इसीलिए हमें एन की स्टोरी को याद रखना होगा, उसे शेयर करना होगा, उससे सीखना होगा। एन फ्रैंक की डायरी एंडिंग नहीं है एक ट्रेजेडी की, ये बिगिनिंग है एक लेगेसी की, एक लेगेसी ऑफ होप, एक लेगेसी ऑफ रेजिलियंस, एक लेगेसी ऑफ ह्यूमन स्पिरिट की विक्ट्री। तो अगली बार जब तुम सोचो कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, याद करना एन को, याद करना कि उसने क्या फेस किया और फिर भी उसने हार नहीं मानी। ये तुम्हें पर्सपेक्टिव देगा, स्ट्रेंथ देगा। अगली बार जब तुम किसी को जज करो उनकी रिलीजन या बैकग्राउंड की वजह से, याद करना एन को, याद करना कि प्रेजुडिस कहां लीड कर सकता है, और फिर चूज करना काइंडनेस, चूज करना एक्सेप्टेंस। अगली बार जब तुम अपनी फ्रीडम को टेक फॉर ग्रांटेड करो, याद करना एन को, याद करना कि वो कितना तरसती थी एक सिंपल वॉक के लिए, और फिर ग्रेटफुल होना। एन फ्रैंक की द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल सिर्फ एक बुक नहीं है, ये है एक मॉन्यूमेंट, एक टेस्टमेंट, एक लेगेसी। ये रिमाइंड कराती है हमें वर्स्ट ऑफ व्हाट ह्यूमंस कैन डू, लेकिन ये रिमाइंड कराती है बेस्ट ऑफ व्हाट ह्यूमन स्पिरिट कैन बी भी। एन फ्रैंक मर नहीं सकती क्योंकि उसकी वर्ड्स जिंदा है, उसकी स्टोरी जिंदा है, उसका मैसेज जिंदा है, और जब तक लोग उसकी डायरी पढ़ते रहेंगे, एन फ्रैंक हमेशा हमारे बीच रहेगी। इस 15 साल की लड़की ने जो अचीव किया अपनी डायरी के थ्रू, वो रिमार्केबल है। उसने दुनिया को दिखाया कि यूथ की वॉइस पावरफुल है, कि एक ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपैक्ट कर सकता है, कि होप डार्केस्ट टाइम्स में भी सर्वाइव कर सकती है। एन फ्रैंक की स्टोरी हमें हम्बल करती है, इंस्पायर करती है, चैलेंज करती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिमाइंड कराती है कि हम सब कनेक्टेड हैं, कि ह्यूमैनिटी एक है, कि हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। तो आज से अपनी लाइफ में एन की टीचिंग्स को अप्लाई करो, होप रखो, काइंड बनो, करेजियस बनो, स्टैंड अप करो राइट के लिए, एक्सप्रेस करो अपने थॉट्स को, वैल्यू करो अपनी फ्रीडम को, और कभी मत भूलना, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग
आई स्टिल बिलीव दैट पीपल आर रियली गुड एट हार्ट। एन फ्रैंक का मैसेज ये नहीं है कि दुनिया परफेक्ट है, उसका मैसेज ये है कि डिस्पाइट इम्परफेक्शंस, डिस्पाइट ईविल, डिस्पाइट सफरिंग, हम चूज कर सकते हैं होप को, हम चूज कर सकते हैं गुडनेस को, हम चूज कर सकते हैं ह्यूमैनिटी को। थैंक यू एन फ्रैंक फॉर योर करेज, फॉर योर वर्ड्स, फॉर योर होप। तुम फिजिकली हमारे साथ नहीं हो, लेकिन तुम्हारी स्पिरिट, तुम्हारी लेगेसी वो फॉरएवर रहेगी। और हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारी स्टोरी को शेयर करते रहेंगे ताकि दुनिया कभी ना भूले, ताकि ऐसी ट्रेजेडी फिर कभी ना हो। थैंक यू एन, वी विल नेवर फॉरगेट यू।